बेसल नॉर्म्स को जो है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बनाती है। ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंडर आती है, जो कि बेसल में है, स्विट्जरलैंड में। ये गाइडलाइंस क्या करती है? बैंक्स को रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के टाइम पे किस तरह वो अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकती है, उसके बारे में गाइडलाइंस, उनको स्टेबिलिटी मेंटेन करने के बारे में बताती है। इसमें टोटल कैपिटल की बात करें तो टीयर वन और टीयर टू कैपिटल दो तरह की होती है। टीयर वन कैपिटल होती है जिसमें बैंक कंटिन्यू रन कर सकती है और अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ठीक है, कंटिन्यू रन कर सकती है मतलब फंक्शनल रह सकती है, और अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब भी कर सकती है जो मार्केट से होने हुए हैं। इसको हम कोर कैपिटल बोलते हैं। टीयर टू कैपिटल रहती है जिसमें गोन कंसर्न मतलब बैंक यहाँ पे क्लोज हो जाती है, लेकिन वो अपने कस्टमर को जो डिफॉल्ट किया हुआ मनी है वो वापस मार्केट में रिटर्न कर सकती है। इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री कैपिटल। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिस्क की। तो क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल। क्रेडिट रिस्क होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लोन दिया है बैंक ने फार्मा या किसी पर्सन को, तो वो होता है क्रेडिट रिस्क। मार्केट रिस्क हो सकता है कि मार्केट में उन्हें इन्वेस्टमेंट किया बॉन्ड्स में वगैरह वगैरह में, तो इसमें बैंक्स को जो है लॉस हो जाता है। फिर आता है ऑपरेशनल रिस्क, जहाँ पे बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, एम्प्लॉयज़ हायर करने में, कंप्यूटर सिस्टम परचेज करने में, प्रिंटर्स, ये सब में, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। इसके बाद आता है रिस्क वेटेड एसेट्स। फॉर एग्जांपल बैंक्स जो है मल्टीपल पर्सन्स को लोन देती है, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, फार्मर्स को। इसमें से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है 100% मतलब 0% रिस्क लेती है। 0% कोई रिस्क नहीं रहता है, गवर्नमेंट आपका लोन वापस से रिटर्न करेगी ही। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिस्क के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। इसमें क्या होता है, हम टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA, रिस्क वेटेड एसेट, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। तो हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आपको कितना कैपिटल अपने पास मेंटेन करना है बैंक्स को इन लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, इन केस अगर होता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में। इसके बाद हम आते हैं बेसल नॉर्म्स और उसका इवोल्यूशन कैसे होता है। तो फर्स्ट आता है 1988 में। इसमें बात की जाती है क्रेडिट रिस्क की। 8% का RWA को मेंटेन करना पड़ता है। इंडिया ने जो इसको कंप्लायंट करा था वो 1999 में था। इसके बाद बेसल टू आता है 2004 में। इसमें 3 पिलर्स की बात की जाती है, क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल की। इसमें से सेम 8% वाली जो गाइडलाइन है RWA की, सेम कंटिन्यू बेसल 2 और 3 दोनों में कंटिन्यू की जाती है। यहाँ पे सुपरवाइजरी रिव्यू बनाई जाती है, मतलब आपको बैंक्स को खुद में इंटरनल टूल्स बनाना हो जिसके थ्रू वो अपने जो रिस्क है उसको एनालिसिस कर सके। इसके बाद आता है मार्केट डिसिप्लिन। यहाँ पे जो भी बैंक्स हैं उनको अपने डेटा को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने रेगुलेटर को, और इंडिया के केस में रेगुलेटर कौन है, तो वो है RBI। इसके बाद आता है बेसल 3, जो कि 2010 में आता है। ये आता है 2008 के ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस के बाद में। इसमें क्या बोला जाता है, सेम CAR आपको 8% मेंटेन करना रहेगा, लेकिन RBI जो है 9% का मैंडेट करती है इंडियन बैंक्स को। इसके बाद आता है टीयर वन कैपिटल आपको मेंटेन करना पड़ेगी कितनी, 7% ऑफ 9% CR, मतलब 9% CRR में से 7% जो है आपको टीयर वन कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगी। कैपिटल कंजर्वेशन बफर की बात करें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रेस के टाइम पे आपको कुछ कैपिटल कंजर्वेशन करना पड़ेगा। जब आप मार्केट लॉस में चल रहा है तो इस टाइम पे जो इंडियन बैंक है इसको यूज़ करके अपनी जो डिमांड है उसको कंप्लीट और लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहाँ पे सी ए आर तो अलग है, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा CCB, मतलब कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर पे। ये इंडियन और RBI जो अभी मैंडेट नहीं करती है, अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ केस क्या है कि जब इकोनॉमिक बूम फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन आता है, इन केस दिवाली हुई तो क्या होता है, यहाँ पे मार्केट में डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, या फिर कुछ इन केस सिनेरियो होता है जिसमें इकोनॉमिक बूम आता है। तो यहाँ पे RBI जो मैंडेट करेगा सारे बैंक्स को कि आप लोन देने की बजाय आप कैपिटल्स में अपना इन्वेस्ट करो, जिससे क्या होगा, लोन की रिक्वायरमेंट, लोन जो है कम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इन केस जब लॉसेस होंगे, मतलब जब बूम जो है बबल जो है ब्लास्ट होगा और वापस से मार्केट डाउन जाएगा, तो उस टाइम पे काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है लिक्विडिटी कवरेज रेशो। इसमें क्या होता है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड, इनको हमें इक्वली मेंटेन करना पड़ता है। किसके, नेट कैश आउटफ्लो, मतलब रेगुलर 30 डेज में, पास 30 डेज में आप कितना कैश आउटफ्लो और इनफ्लो का आउटफ्लो हो रहा है, सॉरी ओनली आउटफ्लो, उतना आपको कैपिटल लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। क्यों,
इसका रीज़न है मीट इमीडिएट विड्रॉल डिमांड, मतलब जो इमीडिएट डिमांड है जो अभी करंट में हो रही सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट से, उसके लिए। इसके बाद हम आते हैं हम 81 एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड पे। ये काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं, परपेचुअल नो मैच्योरिटी पीरियड, इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, अनसिक्योर्ड रहते हैं, इसमें कोलेट्रल भी कोई नहीं रहता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। राइट ऑफ क्लोज यहाँ पे अप्लाई होता है, मतलब कि जो बैंक से आपका प्रिंसिपल अमाउंट साथ इन केस रिटर्न करने से मना कर सकती है, और इवन इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट रेट को भी रिटर्न करने से मना कर सकती है इस क्लॉज में, अगर बैंक जो है डिफ़ॉल्ट कर रही है या फिर लॉसेस में जा रही है। ठीक है। इसके बाद हम अप्लीकेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आरबीआई जो है डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस और नॉर्म्स सेट करती है सारे बैंक्स के लिए। तो जो बेसल नॉर्म्स है ये कंपलसरी नहीं है, इसको आरबीआई जो है मिनिमम और मैक्सिमाइज कर सकती है। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 12% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करो। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स के लिए 15% आपको मेंटेन करना पड़ता है। और साथ ही बेसल नॉर्म्स जो है सारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई होते हैं, फॉर एग्जांपल नाबार्ड और सिडबी।